मौर्य और मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 AD में, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया, उत्तर सी दिया ना, तो आप देखेंगे कि ए बी के बाद डी लिखा है, उसके बाद सी लिखा है। तो 78 मतलब 78 AD में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी। तो ये कराई थी किसने, रुद्रदमन ने। रुद्र ने सुदर्शन, देखो रुद्र सुदर्शन मिल रहा है ना, तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो रुद्रदमन ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ था, ये हम सबको पता है, ऑप्शन बी। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, और मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को अभिषिक्त क्षत्रिय के रूप में वर्णित करती है। तो ये दिव्यावदान एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। मौर्य काल में कंटक शोधक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करती थी। ये फौजदारी न्याय करती थी। समाहर्ता कौन था। तो समाहर्ता क्या था, महासंग्राहकर्ता। इसके बाद मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था। उसे कहते थे, शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते थे सीता। तो इसे कहते थे हम सीता। अब मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला कहाँ है, बिहार में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। तो ये कहते हैं इसे भाब्रू शिलालेख में, ठीक है। इसके बाद वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो किसमें बताया था, वसीम, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, भाब्रू स्तंभ उसी में। इसके बाद अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी। तो उनमें प्रयुक्त भाषा थी पाली, प्राकृत ना। अब देखते हैं 13वें का बी था, हाँ 13वें का बी। अब 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो प्रिंसेप ने पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। तो उन्हें प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो किसमें है, इनमें से एक से अधिक में भी हो सकता है और इनमें से किसी में भी नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अशोक के किस अभिलेख में अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है। तो इसे कहते हैं सोहगौरा में आपका इसका वर्णन है दुर्भिक्ष का, 17 का ए। अब 18वां क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कैसा राजा था। तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त है। इसके बाद इनमें से अब किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो देखिए ये था दामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो जैसे हमारा ये हो गया दक्षिण भारत, मगध तो इधर साइड में है। तो क्या था कि वो सबका दमन करते करते इधर दक्षिण भारत तक पहुँच आए। इस दक्षिण पश्चिम भारत तक ना, यहाँ पश्चिम भारत तक पहुँच आए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रुद्र दमन, अगर याद करने का ट्रिक है। इसके बाद है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र को। अब इसके बाद 22 हो गया ना। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की। तो जैसे उधर रुद्र दमन करते करते फिर इधर दक्कन भी पहुंच गए, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ही।
इसके बाद जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वही जो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस लिखे थे उसी का बता रहे हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौटिल्य या चाणक्य इन्हें कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था ना, उससे राजनीतिक नीतियों के बारे में पता चलता है। इसके बाद 27 के बाद हम 28वें पे जाएंगे ना, यहाँ पे आएगा 28वां। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो पहले नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश आएगा, तो मौर्य वंश का। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो अभी हम लोग युद्ध पे बताए ना, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने बख्शीश में 500 युद्धक हाथी दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगस्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस का था, और सेल्यूकस को 500 हाथी भी दिया गया था, युद्धक हाथी था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है, अभी हम लोग पढ़े थे किसमें? इंडिका में। इंडिका किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। और इंडिका से क्या होता है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का पता चलता है इंडिका से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किसने किया गया? तो इसका रहेगा मेगस्थनीज की बुक इंडिका में 7 वर्गों का विभाजन इंडिका में। ठीक है, फिर है इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक थे मेगस्थनीज, ये इंडिका के लेखक थे। इसके बाद है राजा के धर्म का मूल उद्देश्य क्या था? मूल संदेश क्या था? तो जब बौद्ध धर्म अपना लिए तो राजा के प्रति वफादार, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, नागरिक सहनशीलता, तो ये सब सही है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो जो अशोक था वो पोता था शायद, ये दादा, ये पीछ मतलब नहीं समझ में आ रहा, पोता ही था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो ये थी कारुआकी, जो कारुआकी थी वो अशोक की रानी थी। 38 हो गया। अब हम देखेंगे 39, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? तो ये अशोक से। तो अशोक की संघमित्रा एक पुत्री थी, उनका पुत्र था, और भी बहुत सारे लोगों को बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने हायर किया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें श्रीलंका नहीं था। बाकी जो ये भारत है ना, भारत की साइड में इधर अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसे करते करते ये पूरा था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय जो थी वो पाटलिपुत्र में। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया? तो उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें इतना मृत्यु हो गया कि इसके बाद इनका मन हट गया और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य वंश का पतन हुआ, ये किसने कहा? तो इसका भी कोई क्लियर आंसर नहीं है। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी? देखो, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य आए रहे होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, फिर उनके उसमें राज्य में मेगस्थनीज आए, इसके बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ, और उसके बाद अशोक की कलिंग विजय हुई। तो ऑप्शन डी सबसे सही है। इसके बाद अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। इसके बाद अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि क्या है? तो ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते हैं। अब मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो पहले था नंद वंश, मौर्य वंश, इसके बाद आएगा शुंग वंश। गौतमी सतकर्णी का संबंध किससे है? तो गौतमी सतकर्णी तो सातवाहन वंश की स्थापना की थी,
तो बी से सातवाहन वंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वो थे कर्ण वंश। ठीक, शुंग के बाद कर्ण वंश। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? तो खारवेल का संबंध था हमारा इनमें से किसी से नहीं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था किससे? तो ये था हाथी गुम्फा से, हाथी गुम्फा लेक के साथ। और इसमें हाथी गुम्फा नहीं दिया था, तो इनमें से कोई नहीं आंसर रहता ना, तो हाथी गुम्फा से। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में है? तो हाथी प्रकृति में रहना पसंद करती है, तो प्रकृति से हाथी गुम्फा। फिर शक संवत प्रारंभ होता है, तो 78 ईसा पूर्व से। फिर निम्नलिखित में से किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कुषाण को, कुषाण को ही शक संवत की स्थापना का केंद्र मतलब श्रेय दिया जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये दिया था कनिष्क ने। हाँ, कनिष्क ने इन्हें राजा का मतलब राजा देवता की उपाधि दी थी यार, उपाधि नहीं दी थी, देवता माना था। इसके बाद है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कैसी कफी शेष ने। फिर कला की गांधार शैली, कला की गांधार शैली इनमें से किस समय फूली फली? तो कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध समाज किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में। सांची का स्तूप समय को निर्धारित करता है। सांची का स्तूप मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य के राजा प्रसाद से संबंध है? तो ये कुम्हार। इसके बाद 60 हो गया ये यहाँ से। और ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र क्या है? मौर्य साम्राज्य संबंधित एक तांबे की प्लेट है। बराबर की गुफाएं अशोक ने किस संप्रदाय को दी? तो देखो अ से अशोक, अ से आजीवक, और आजीवक और अशोक बराबर बराबर, तो बराबर की गुफा अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल से का नहीं है? तो ये मथुरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी से बना था। इसके बाद भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये थे ब्राह्मण। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो ये किए गए थे कुछ भारतीय यूनानियों द्वारा, तो ये भारतीय यूनानियों द्वारा। इसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द इरिडियन बुक किसने लिखी है? तो मुझे भी नहीं पता है, अब देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पाहो। इनमें से कौन शक वंश के कार्दमम शाखा का संस्थापक है? तो चेस्टन। चेस्टन जो है वो कार्दमक शाखा का संस्थापक है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो ये किया था मतलब इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये हमारा आज का मौर्य साम्राज्य रहा। अब हम कल इसके आगे दूसरे लेवल के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? छोटा हो जाओ भाई। थैंक यू सो मच।